नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास विषय की ओल्ड एनसीईआरटी की, तो जो कि राम शरण के द्वारा लिखी गई बुक है। तो जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी या फिर सिविल सर्विस की तैयारी, किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी या फिर कोई भी एसएससी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी जो है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आप देख लेंगे यूपीएससी हो गया, फिर किसी अन्य सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखेंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन जो हैं इसी एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो ये एनसीईआरटी में मुख्य रूप से किस पे बात की गई है? प्राचीन भारत पे। ठीक है, तो प्राचीन भारत से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको देखा होगा प्रीलिम्स में आप देखते होंगे, तो वहाँ पे यूपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या फिर कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे एसएससी वगैरह हो गया, रेलवे हो गया, तो वहाँ पे जो है प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? तो ओल्ड एनसीईआरटी ही है, जो राम शरण के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो फैक्ट के साथ साथ जो है एनालिटिकल बातें भी लिखी गई हैं, और यूपीएससी के छात्र जो हैं वो इसका इस्तेमाल जो है प्रीलिम्स में भी कर सकते हैं, साथ में मेंस में भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ बातें जो ऐसी हैं जो मेंस में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्थापत्य कला के बारे में है, संस्कृति के बारे में है। तो संस्कृति और स्थापत्य कला की जो चीज़ें हैं, टॉपिक हैं, वो यहाँ से कवर होते हैं मेंस के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसमें हम पूरा देखेंगे, पूरी ओल्ड एनसीईआरटी के एक एक करके वीडियो को देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, इंडेक्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से अध्याय आते हैं इसके अंदर। तो आप देख रहे होंगे पहला अध्याय जो है दे रखा है क्या? प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल इतिहास जो होता है उसका महत्व की बात की गई है। फिर दूसरा अध्याय दे रखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, तो किस प्रकार से इसका लेखन किया गया है प्राचीन भारतीय इतिहास का, उसके बारे में है। तो इसको भी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जो तीसरा अध्याय दे रखा है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और फिर इसके बाद है भौगोलिक ढांचा, तो ये भी हमको पढ़ना नहीं, क्योंकि हमको ज्योग्राफी में तो हम पढ़ते ही हैं भारत के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो ये भी हमको नहीं पढ़ना है। मुख्य जो हमको पढ़ना है वो क्या है? इसके बाद आता है, इसके बाद आएगा प्रस्तर युग, यदि आदिम मानव, यानी कि आदि मानव जो होता है, जब पत्थर युग था जो, तो उसको बोलते हैं प्रस्तर युग। तो इसमें जो है पुरा पाषाण होता है, आखेटक जो उस टाइम पे था, यानी शिकारी करता शिकार करके जो है अपनी जीवन यापन करता था मानव। फिर पुरा पाषाण की जो अवस्थाएं हैं उसमें मध्य पाषाण आएगा युग। फिर इसमें क्या है? आखेटक साथ में, और पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था उसने। फिर नव पाषाण आता है, ठीक है, इसमें खाद्यान्न का उत्पादन भी स्टार्ट कर देता है। तो ये सब चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मेन हमारा स्टार्ट होता है ताम्र पाषाण काल से, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और फिर इसके बाद के सारे चैप्टर जो हैं, इसके बाद हड़प्पा जो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। फिर इसके बाद जो हम देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक, हड़प्पा के बाद क्या हमको पढ़ना है। तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे मुख्य रूप से। तो अध्याय 6 पढ़ेंगे, फिर अध्याय 7 पढ़ेंगे, हड़प्पा के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद हड़प्पा संस्कृति के बाद आता है आर्यों का आगमन होता है, और ऋग वैदिक युग इसको बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर अध्याय 9 है, ये भी हम पढ़ेंगे। अध्याय 10 में हम जैन और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तो इस टाइप से जो है हम आगे देखेंगे, सारे अध्याय जो देख लेंगे ऐसे ही। और ये देख लीजिए, आप एक बार अध्याय को देखना चाहते हैं कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है ओल्ड एनसीईआरटी में, तो आप एक एक करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये दे रखे, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें, और वीडियो को पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर ये टोटल इसमें जो अध्याय हैं आपके, टोटल अध्याय इसमें जो है 29 अध्याय हैं। ठीक है, अध्याय नंबर कितना है? 29। तो टोटल जो है 29 अध्याय हैं। इन 29 अध्यायों को हम देखेंगे 6 से लेकर के, अध्याय 6 से लेकर के, क्योंकि उससे पहले के जो अध्याय हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं परीक्षा की दृष्टि से। तो हमें बस वही पढ़ना चाहिए जो हमारी परीक्षा में काम आए, क्योंकि हमको ज़्यादा बड़े विद्वान तो बनना नहीं है कोई। ठीक है, हमें तो बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और एनसीईआरटी जो है, ये ओल्ड एनसीईआरटी जो है बेहतर है किससे? नई एनसीईआरटी से। क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में जो है बहुत ही अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। जो नई एनसीईआरटी आई उसमें सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है, और उसमें जो
फैक्ट वगैरह है बहुत ही कम है और इतना अच्छा नहीं है, कंपेयर करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी से तो ओल्ड एनसीईआरटी को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसीलिए जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं या फिर सिविल सर्विस या फिर कोई भी एसएससी या फिर बैंक पीओ कुछ भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। और इसमें हिस्ट्री जो हो गई उसको ओल्ड वाली बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इसकी मिडाइवल भी हो गई, एंशिएंट हो गई या फिर मॉडर्न, तीनों ही जो एनसीईआरटी हैं बहुत ही अच्छी हैं, तो हम इनको ही लेके चलेंगे। और इसमें से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे भी चैप्टर वाइज भी कि कौन कौन से इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जो है यूपीएससी या फिर किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं यहाँ से छठे से। तो सबसे पहले जो है हम इसको चैप्टर कर लेते हैं, कौन सा आपका आएगा 6। तो आपका अध्याय 6 आ गया ये। तो अध्याय 6 क्या है आपका, है ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां। तो ताम्रपाषाण नाम से स्पष्ट है। अब इसमें क्या है, ताम्रपाषाण, ताम्र का मतलब होता है तांबा होता है, ठीक है। तो इस युग में क्या है, तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है मानव। और कृषक संस्कृतियां मतलब एक कृषि करेगा मुख्य रूप से, यानी कि मानव इस समय क्या करता है, मुख्य रूप से कृषि करता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो ताम्रपाषाण युग की बस्तियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो नवपाषाण युग का अंत होते होते, जब नवपाषाण युग है उसका अंत हो गया, यानी कि उसका लास्ट फेज आ गया, होते होते धातुओं का जो है इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया, यानी मानव ने जो है धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। तो यहाँ से एक फैक्ट ये आ गया, हमको मिल गया कि मानव ने जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। तो आप याद रखिएगा, कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो आपको पता होना चाहिए किस धातु का, तांबे का प्रयोग किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कांसे का नहीं है, ध्यान रखिएगा तांबे का प्रयोग किया गया है। फिर क्या है, कई संस्कृतियों का जन्म जो है पत्थर और तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, यानी कि वो पत्थर का भी इस्तेमाल करते थे और तांबे के जो उपकरण होते थे, औजार होते थे, उनका इस्तेमाल करते थे। इन संस्कृतियों को क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाणिक, कैल्कोलिथिक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैल्कोलिथिक, और हिंदी में क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाणिक। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कैल्कोलिथिक क्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जब पत्थर और तांबे दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलेंगे कैल्कोलिथिक। कैल्कोलिथिक युग में क्या करते थे, पत्थर का भी इस्तेमाल करते थे, तांबे का भी इस्तेमाल करते थे। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम आपको यहाँ से बताते जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, वरना आपको दोबारा मौका पढ़ने का तो मिलेगा नहीं एनसीईआरटी को बार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेबस होता है यूपीएससी में, तो आपको सारा कुछ कवर करना है वहाँ पर। फिर जिसका अर्थ है वही लिखा हुआ है, पत्थर और तांबे की उपयोगी अवस्था, यानी कि जहाँ पर पत्थर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और तांबे का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर तकनीकी दृष्टि से जो है ताम्रपाषाण अवस्था जो है हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की, यानी कि अगर विश्व में हम देखते हैं कि तकनीकी दृष्टि से देखते हैं तो विश्व में जो सबसे पहले तांबे की खोज हुई, उसके बाद जो है कांसे की खोज हुई। तो यानी कि पहले ताम्र पाषाण अवस्था आई, फिर उसके बाद कांस्य युग आया, जब कांसे का इस्तेमाल होना स्टार्ट किया। लेकिन अगर भारत की बात करते भारत में, तो भारत में जो है सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया गया, वो कांसे का किया गया। तो ये अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वही लिखा, पर काल क्रमानुसार भारत में, तो ठीक भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो काल क्रमानुसार भारत में जो है हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है। ये क्लियर हो गया आपको, ये बहुत ही डाउट इसमें लोगों को क्रिएट होता है, उनको लगता है कि पहले कांसे की हुई क्योंकि हड़प्पा सबसे पुरानी संस्कृति भारत की है, ठीक है। लेकिन विश्व में अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ हम सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक संस्कृति पर ही विचार कर रहे हैं, यानी कि हमारा टॉपिक ही यही है ताम्रपाषाणिक, तो हम इस पर ही बात करेंगे केवल। तो ताम्रपाषाण युग के लोग जो है अधिकांश जो है पत्थर का और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वे घटिया किस्म, यानी बहुत ही बेकार किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, यानी गाँवों में बसते थे, यानी कि नगर नहीं थे उस समय, ग्रामीण क्षेत्र था केवल, और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे, यानी कि पूरे
पूरे देश में ऐसी जगह फैले थे जहाँ कहाँ फैले थे, जहाँ पहाड़ी ज़मीन होती थी और दूसरी कैसी नदियों के किनारे नदियाँ थीं। तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये रहते थे। फिर इसके विपरीत जो हड़प्पाई की बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति है, तो हड़प्पाई लोग जो हैं कांसे का प्रयोग करते हैं, हमने बताया आपको, ठीक है। और सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में हुई उपज की बदौलत, यहाँ पे जो बाढ़ के क्षेत्र होते हैं तो आपको पता है जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पे नई मिट्टी आती है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे जो है अच्छी फसल होती है। तो वही है कि ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में रहते थे जो हड़प्पा के लोग थे, और इसलिए जो है अच्छा खासा ये उत्पादन कर लेते थे। अब देखिए कभी भी नगर का विकास कब होगा, नगर का विकास तभी हो पाएगा जब अतिरिक्त खाना हो, मतलब अतिरिक्त भोजन होना चाहिए। ज़्यादा भोजन होगा तभी तो हो पाएगा नगर। बसेंगे, मान लो आप से किसी नगर में रह रहे हैं तो वहाँ खेती तो होती नहीं है, तब जब गाँव का जो बचा हुआ राशन होता है, बचा हुआ अनाज होता है, वही तो नगरों में आता है बिक्री के लिए, और इससे क्या होता है नगरों का विकास होता है, नगरीकरण होता है। तो वही था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है हड़प्पा में उपज होती थी अच्छी खासी फसल की। इससे क्या है नगर निवासी हो गया, यानी नगरों का क्या हुआ विकास हुआ। फिर भारत में जो है ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां कहाँ मिलती हैं, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो ये हो गया एक प्लेस आपका। फिर मध्य प्रदेश हो गया, तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया, तथा दक्षिण पूर्वी भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरास्थलों की खुदाई हुई है, एक क्या है आहार में और दूसरा क्या है गिलुंद में। तो नाम इनको पता होना चाहिए, फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। ये कभी कभी पूछ सकता है कि आहार और गिलुंद कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान के क्षेत्र हैं ये। फिर ये पूरा स्थल जो है बनास घाटी के सूखे अंचलों में, यानी कि अंचल मतलब उस क्षेत्र में, तो बनास घाटी है, बनास नदी जो है उसी क्षेत्र को बोलते हैं क्या बनास घाटी। तो वहाँ के जो है क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं आहार और गिलुंद। फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे मालवा हो गया, कैथा हो गया और एरन यहाँ पे खुदाई हुई है। तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र के हो गए क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में मालवा का पता ही होगा, मालवा का पठार जो है, कैथा एक जगह है नाम, एरन हो गया वहाँ का। तो ये सब कहाँ है, एमपी में है। तो कभी पूछे जाए कि ये क्षेत्र कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए ये सारे मध्य प्रदेश में है। फिर मध्य और पश्चिमी भारत की अगर बात करते हैं तो मालवा जो है ताम्र पाषाण संस्कृति की विलक्षणता है, यानी कि विशेष लक्षण है यहाँ पर। मालवा मृदभांड, जो मालवा से मृदभांड पाया गया है। मृदभांड मतलब जो उस समय के जो मटकी वगैरह नहीं होते थे, जो उपकरण होते थे उनकी बात हो रही है। मृदभांड जब कभी बात आए तो ये मिट्टी के जो उपकरण होते थे उनकी बात हो रही है, जो ताम्र पाषाण मृदभांडों से क्या है उत्कृष्टतम माने गया है। यानी कि यहाँ पे जो मृदभांड पाए गए हैं मालवा में, वो ताम्र पाषाण में सबसे अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे मिले हैं। कहाँ मिले हैं, मालवा के जो हैं। फिर इसके कुछ मृदभांड जो हैं और अन्य सांस्कृतिक सामग्री जो है महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो मुख्य रूप से राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये अवशेष मिलते हैं मुख्य रूप से। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आगे लिखा हुआ कि परंतु सबसे विस्तृत उत्खनन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है उत्खनन कहाँ हुआ है, पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहाँ उत्खनन हुए हैं वे पूरा स्थल हैं, कौन कौन सी हैं, अहमदनगर जिले में है जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। तो दैमाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पुणे जिले में चंदौली हो गया, सोनगांव हो गया और इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सारे क्षेत्र हैं। ये सभी जो पुरास्थल जो हैं जोरवे संस्कृति के हैं। तो पूछ सकता है कि जोरवे संस्कृति कहाँ की है, तो जो मुख्य रूप से कहाँ रहती थी, पश्चिमी महाराष्ट्र में। तो ये भी फैक्ट आप लिख लीजिए कि जोरवे संस्कृति का निवास स्थान कहाँ है, पश्चिमी महाराष्ट्र में। यह नाम जोरवे के आधार पर दिया गया है, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवरा के बाएं तट पर अवस्थित प्रारूपिक पूरा स्थल है। तो ये जोरवे जगह का नाम है, उसी के आधार पे जो है उसका नाम ही रख दिया गया जोरवे संस्कृति। फिर जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है, यानी कि इनका आपस में उसने आदान प्रदान किया है, किंतु इसमें जो है दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी हैं। तो साथ में जो है दक्षिण भाग से जो है इसका भी संबंध रहा है, दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्वों से भी संबंधित है ये। फिर दे रखा है कि टाइम दे रखा है, ईसा पूर्व जो 1400 से लेकर के 700 के आसपास की जोरवे संस्कृति जो है विदर्भ के कुछ भाग को तथा कोंकण के
तट प्रदेश को छोड़कर सारे महाराष्ट्र पे फैली थी। तो महाराष्ट्र में जो है पूरा जो है ये क्षेत्र को छोड़ करके पूरे भाग में जोरवे संस्कृति फैली थी। तो कभी भी जोरवे संस्कृति से संबंधित आया क्वेश्चन तो समझ में आपके माइंड में आना चाहिए महाराष्ट्र। ठीक है, यो तो जोरवे संस्कृति जो है ग्रामीण थी, फिर भी जो इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद हो गई, इनाम गांव हो गई, ये नगरीकरण के स्तर तक पहुंच सी गई थी, यानी कि लगभग जो है नगरीकरण होने स्टार्ट हो गया था। फिर महाराष्ट्र के ये सभी जो पुरास्थल हैं अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है जहां बेर बबूल के पेड़ थे। जहां जाहिर सी बात बारिश कम होगी, अर्ध शुष्क क्षेत्र होगा, तो वहां पर क्या होगा, कटीली झाड़ियां ही तो होंगी, तो बबूल के पेड़ होंगे, बेर के पेड़ होंगे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्रों में पड़ते थे। फिर इनके अलावा क्या है, नर्मदा टोली जो है पुरास्थल भी है जो नर्मदा के तट पर है। तो नर्मदा टोली बहुत इंपॉर्टेंट पुरास्थल है, ये कहाँ है, नर्मदा। तो नर्मदा नदी है उसके तट पर है। अधिकांश जो ताम्र पाषाणिक तत्व जो हैं दक्षिण भारत के नव पाषाण स्थलों में भी घुस गए थे, यानी कि दक्षिण भारत से जो है संबंधित थे वो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको कि जो नर्मदा टोली जो पूरा स्थल है वो कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पर है। फिर देखिए आगे क्या है, कई जो ताम्रपाषाण स्थल हैं वो इलाहाबाद जिले, तो यूपी में जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद, तो चिरांद जो है कहाँ है, गंगा तटवर्ती क्षेत्र के अलावा बर्दवान जिले के पांडु राजा डिब्बी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में जो है महिष दल उल्लेखनीय है। तो ये कुछ नाम है पुराने, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। फिर कुछ और जो पुरास्थलों की खुदाई हुई है जिनमें क्या उल्लेखनीय है, उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो हैं क्षेत्र इसमें उल्लेखनीय है जिनका ज़्यादा महत्व है। तो इसमें जो है बिहार में है, बिहार का कौन सा है, सेनुवार हो गया, सोनपुर हो गया, ताराडीह हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह हो गया और नरहन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये कम महत्वपूर्ण है। फिर क्या है, इस संस्कृति के लोग जो है पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि ताम्र पाषाण में जो है छोटे छोटे पत्थर होते थे उनके औजारों को बनाते हैं और हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, जिनमें पत्थर के फलकों और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान था। फिर अनेक स्थानों में जो है खासकर जो है दक्षिण भारत में प्रस्तर फलक उद्योग बढ़ा। प्रस्तर मतलब होता पत्थर, ठीक है, तथा और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही, तो यानी कि पत्थर की कुल्हाड़ी वाला भी बनाना स्टार्ट कर दिया। जाहिर है कि ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे, लेकिन पत्थर हमको चाहिए तो पत्थर कहाँ मिलेगा, जहाँ पे पहाड़ होंगे, तो इसीलिए जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहते थे। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं क्या है बहुतायत में मिली हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तांबे की वस्तुएं बनी हैं। यही हाल जो आहार और गिलुंद का भी है, तो हमने भी देखा था राजस्थान में है ना, आहार और गिलुंद का भी प्रतीत होता है, जो राजस्थान की बनास घाटी के कमोबेश शुष्क इलाकों में पड़ते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था इन इलाकों को। फिर क्या है, अन्य समकालिक जो ताम्र पाषाणिक कृषक संस्कृतियों के विपरीत आहार और में क्या है, वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियाँ या फलकों का लगभग अभाव ही है, यानी यहाँ पर जो है पत्थर वगैरह की कुल्हाड़ी वगैरह का नहीं पाया जाता है। इसकी वस्तुओं में क्या है, कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई पत्रे हैं जो तब सभी तांबे की हैं, यानी कि आपको पता भी हो राजस्थान किस लिए फेमस है, तांबे के उत्पादन के लिए। वहाँ पे खेतड़ी की खान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तांबे का उत्पादन यानी वहाँ पे जो तांबा खनिज है बहुत ज़्यादा मात्रा में था, जिसकी वजह से क्या था, वहाँ पे पत्थर की जगह जो है मुख्य रूप से जो है तांबे की बनाने लगे थे। वो कुल्हाड़ी है, चूड़ी है और अन्य जो औजार थे सभी किसके थे, तांबे के थे। हालांकि एक चादर जो है कांसे की भी पाई गई है, तो जो एक कांसे की भी पाई गई है, लेकिन मुख्य रूप से मेनली तांबे का ही वहाँ औजार पाया गया। तांबा जो है पास ही उपलब्ध था, तो हमने आपको बता दिया राजस्थान जो है, राजस्थान में खेतड़ी वगैरह जो है खान तांबे के ही वो खाने हैं। फिर आहार के लोग जो है शुरू से ही धातु कर्म जानते थे। तो धातु कर्म मतलब मेटलर्जी, यानी कि धातु को बनाना कैसे, जो अयस्क होता है उसको अलग करके फिर धातु को अलग करना, फिर उसके औजार बनाना, तो उसको बोलते हैं मेटलर्जी यानी धातु कर्म। आहार का जो प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवती, ठीक, अर्थात तांबा वाली। तो वहाँ पे तांबा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता होगा, इसलिए उसका नाम रख दिया गया ताम्रवती।
फिर आहार संस्कृति का काल यानी टाइम पीरियड देखते हैं तो कितना है, 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है। ठीक है, यह टाइम पीरियड उसका है उसका। फिर क्या है, गिलुंद। गिलुंद जो है उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता था। ठीक है, वहाँ की जो ताम्र पाषाण की संस्कृति है, तो गिलुंद जो है, गिलुंद में तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से तांबे के ही टुकड़े मिलते हैं। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग पाया गया है। फिर महाराष्ट्र के जो है जोरवे और चंदौली में क्या है, सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए, यानी कि तांबे की कुल्हाड़ी वही टाइप का होगा जो चौकोर होगा, आयताकार मतलब। फिर और चंदौली में तांबे की छेनी भी मिली है। तो छेनी का मतलब ऐसे होती है ना, पतली सी रॉड सी ऐसे, तो उसको बोलते हैं छेनी। फिर ताम्र पाषाण काल के लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के जो पाषाण काल के लोग जो है विभिन्न प्रकार के क्या करते थे, वो उस समय जो है वहाँ पर जो है मृत भांडों का व्यवहार करते थे, यानी मृत भांडों का इस्तेमाल करते थे, यानी मृत भांडों को बनाते थे। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि मृत भांडों का व्यवहार करते थे। इनमें से एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना काले और लाल रंग के होते हैं, और लगता है इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पर होता आया है। ये सारे क्या बोलते हैं, इनको मृत भांड बोलेंगे, यानी जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको ही क्या बोलते हैं, मृत भांड। और इनको जो है रंगा जाता था, पॉलिश किया जाता था, वो किस कलर के करते थे, काले और लाल रंग के। फिर ये चाकों पर बनते थे, तो आपको पता ही होगा कि कुम्हार चाक का इस्तेमाल करके जो है इन बर्तनों को बनाता है। और कभी कभी इन पर सफ़ेद रैखिक आकृतियां भी बनी रहती थी, यानी कि कभी कभी सफ़ेद रंग की जो आर्ट मतलब आकृति वगैरह बनाते थे वहाँ पर। फिर यह बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। यानी कि पूरे भारत में जो मुख्य रूप से पाई गई हैं बस्तियाँ ताम्र पाषाण काल की, सभी में ये सारे गुण हैं, यानी कि लाल काले से पेंट करते थे और सफ़ेद रंग से डिजाइन बनाते थे। फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग जो हैं टोंटी वाले, तो आपको पता होगा ऐसे बर्तन होता है उसमें टोंटी लगी हुई है ना, टोंटी निकली हुई है, तो टोंटी वाले जल पात्र जिसमें पानी भरते थे, और गोड़ीदार तस्तरियाँ यानी कि जिसमें बॉर्डर होता है, ठीक है, किनारे उठे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं गोड़ीदार। और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। ऐसा समझना गलत होगा कि काले व लाल मृदभांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं, तो ये भी कहना गलत होगा। फिर महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान वाले जो है मृदभांड चित्रित हैं, पर पूर्वी भारत के ऐसे मृदभांड बहुत कम हैं। यानी कि जो राजस्थान हो गया, एमपी हो गया और जो महाराष्ट्र है, वहाँ के जो मृदभांड पाए जा रहे हैं, यानी कि जो पॉट हैं ये, उस पर क्या है डिजाइन बनी हुई है, चित्रित हैं। लेकिन जो बिहार और बंगाल में पाए गए हैं उसमें बहुत ही कम पाया गया है। इसका मतलब क्या है कि वो संस्कृति आपस में संबंधित नहीं थी, अलग अलग हैं। फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया और अन्यत्र रहने वाले ताम्र पाषाण के ये लोग हैं, वो मवेशी पालते। मवेशी मतलब पशुओं को पालना, और खेती भी करते थे। वे गाय है, भेड़ है, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे, और हिरन का क्या करते थे, शिकार करते थे। ऊंट के भी क्या है अवशेष मिले हैं। तो कभी पूछा है कि ताम्र पाषाण काल में ऊंट के अवशेष मिले हैं, तो सही स्टेटमेंट है ये। फिर सामान्यतः वे घोड़े से परिचित नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट हो गया कि ताम्र पाषाण युग में जो है मानव जो है किससे परिचित नहीं था, तो घोड़े से नहीं परिचित था। कुछ अवशेषों की पहचान जो है घोड़े या गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में की गई है। लोग जो है गोमांस तो अवश्य खाते थे, किंतु सुअर का मांस अधिक नहीं खाते थे। तो उस समय जो है गो का मांस खाया था, गाय का मांस खाया जाता था, लेकिन सुअर का मांस ज़्यादा नहीं खाया जाता था। कब? फिर ध्यान आकर्षक करने वाली बात यह है कि ये लोग जो है गेहूं हो गया और चावल उगाते थे, यानी गेहूं भी उगाना शुरू कर दिया था ताम्र पाषाण के लोगों ने, और चावल का भी उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। तो कभी भी पूछ सकता है कि ताम्र पाषाण के लिए कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करते थे, तो गेहूं हो गया, चावल हो गया और बाजरे हो गया, तो तीनों को आप लिख लीजिएगा। फिर साथ में जो है मसूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग आदि कई दलहन और मटर भी पैदा करते थे, तो ये सारी फसलें आप लिख लीजिएगा।
लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली में भी पाए गए हैं। तो नवदा टोली में वहाँ पे खोज की गई, उत्खनन किया गया, तो वहाँ पे पाया गया ये सारे जो गेहूँ, चावल, बाजरा और जो दलहन फसलें हैं, मसूर, उड़द, मूंग, इनको वहाँ पे मिले हैं उनके अवशेष। फिर खुदाई के परिणाम स्वरूप जो है इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी भी स्थान में शायद नहीं मिले हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं? नवदा टोली में। तो ये भी फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। फिर नवदा टोली के लोग बेर और अलसी भी उपजाते थे। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी, यानी कपास का भी उत्पादन होता था। फिर निचले दक्कन में रागी है, बाजरा है, इस तरह के अन्य अनाजों की खेती होती थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है ये हर प्रकार की फसलों का क्या करते थे? उत्पादन करते थे। फिर पूर्वी भारत में बात करते हैं तो बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे, यानी आप देखे होंगे मछली को पकड़ने का जो कांटा होता है जिसको बंसी भी बोलते हैं, तो वो मिले हैं वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? वो लोग मछली को पकड़ते थे। जहाँ हम चावल भी पाते हैं, यानी कि मछली चावल खाते थे वो, इससे मालूम होता है कि मछली और भात, जो मछली और चावल जिसको भात भी बोलते हैं, पूर्वांचल के लोगों का आहार था, जो देश के उस सब भाग में आज भी आप देखेंगे। बंगाल और बिहार में जाएंगे तो वहाँ के लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं और साथ में मछली का भी सेवन करते हैं। मच्छी चावल वहाँ का फेवरेट है, वहाँ का खानदान। तो आज भी वो प्रचलित भोजन है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की जो बनास घाटी की अधिकांश बस्तियाँ छोटी हैं, किंतु आहार और गिलुंद लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं, यानी कि काफ़ी विस्तृत रूप क्षेत्र है इनका। फिर ताम्र पाषाण युग के लोग जो है प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। तो ध्यान रखना कि ताम्र पाषाण युग के जो लोग थे वो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, यानी पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे, जिनका इस्तेमाल जो कभी कभी भी होता था। फिर यानी कि ईंटों का इस्तेमाल पहली बात तो नहीं होता था, और अगर होता भी होगा तो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता होगा, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर जैसे गिलुंद में जो है 1500 ईसा पूर्व के आसपास यदा कदा वे अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते थे, यानी कि कच्ची ईंटों के थोड़े बहुत ही प्रमाण मिले हैं, पर अधिकतर जो है गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। और लगता है घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे, यानी कि मुख्य रूप से जो है गीली मिट्टी से ही जो है घर की दीवारें बनाई जाती थी और साथ में छप्पर भी छाए जाते थे। लेकिन आहार के लोग जो है पत्थर के बने घरों में रहते थे। जो आहार है राजस्थान का, वो लोग किस में रहते थे? जो पत्थर के घर बनते थे उससे बनाते थे और उसमें रहते थे। फिर अब तक पता चले 200 जोरवे स्थलों में, जो जोरवे संस्कृति का क्षेत्र है, में गोदावरी का दैमाबाद, दैमाबाद जो है सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ। तो ये क्षेत्र कितने में फैला हुआ है? 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। यह पत्थर और मलबे के बुर्जों वाली कच्ची दीवार से घेर कर गढ़ जैसा बनाया प्रतीत होता है, यानी कि पूरा जो गांव होगा उसको कच्ची दीवार से घेर करके गढ़, यानी कि किले के रूप में जिसे बनाया जाता है उस तरह से बनाया गया प्रतीत होता है। फिर देख लेते हैं दैमाबाद की ख्याति जो है, दैमाबाद क्यों प्रसिद्ध है? तो दैमाबाद जो है वो क्यों फेमस है? ख्याति जो है भारी संख्या में, यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा संख्या में कांसे की वस्तुएं भी उपलब्ध हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें से कुछ जो है वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। फिर आगे देखा है पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। तो कभी कभी पूछा है कि आपसे कि गोलाकार गड्ढे वाले मकान कहाँ मिले हैं हमें? तो पश्चिमी महाराष्ट्र में, और कहाँ पे? इनाम गांव में। और यहाँ पे चूल्हे भी होते थे, घरों के अंदर क्या है? चूल्हे भी होते थे जिन पे खाना बनता है। फिर बाद की अवस्था यानी कि 1300 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं तो उसमें 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे कैसे हैं? आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। यह मकान बस्ती के केंद्र में है, तो यानी कि जो उस समय सरदारों का होता होगा और किसी सरदार का मकान रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर पॉइंट में कौन रहेगा? जो वहाँ का मुखिया होगा ना, मुखिया जो सरदार होगा वही तो रहेगा। फिर इसके निकट में ही जो कोठार है उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता था। कोठार मतलब एक कमरा होगा जिसमें क्या रेवेन्यू के रूप में, राजस्व के रूप में जो अनाज लिया जाता होगा गांव से, वो इकट्ठा करके उसमें रखा जाता होगा।
फिर इनाम गांव जो है ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। तो इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो कि एक बहुत बड़ी बस्ती है। इसमें क्या है, इसमें 100 से भी अधिक जो है घर और कई कब्रें पाई गई हैं। तो घर भी जो है बहुत ज़्यादा हैं, 100 से अधिक घर हैं और कई कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती जो है किलाबंद, तो किलाबंद आपको पता ही होगा, जो आसपास से जो है घेरा हुआ होता है, किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। तो चारों तरफ से बस्ती को क्या है, किलाबंद है, मतलब यानी कि पूरा मिट्टी की दीवार बना देते होंगे, और खाई यानी कि यहाँ पे जो है खाई भी बना देते होंगे जिससे कोई हमला ना कर सके, सुरक्षा के लिए बनाते थे। फिर ताम्रपाषाण युग के लोगों की जो कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात हैं। वे तांबे के जो है शिल्प कर्म यानी कि जो उसकी जो आर्ट बनाना शिल्प करते थे, में निसंदेह बड़े दक्ष थे, यानी तांबे में के काम करने में बहुत ही अच्छे थे, दक्ष थे वो। और पत्थर का काम भी अच्छा कर लेते थे, साथ में पत्थरों के पे भी अच्छा वो काम करते थे। हमें तांबे के औजार और हथियार और कंकड़ मिले हैं, ठीक है, तांबे के। फिर वे कार्नेलियन स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस टाइप के जो हैं इस्तेमाल करते थे वो पत्थर। फिर वे लोग जो है कताई और बुनाई भी जानते थे, क्योंकि मालवा में जो है चरखे और तकलियाँ मिली हैं, जिनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जो कताई बुनाई होता है उसके इस्तेमाल में होता है चरखे और तकलियाँ। फिर महाराष्ट्र में जो है कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। तो यानी कि कपास का भी इस्तेमाल करते थे, सन वगैरह का इस्तेमाल करते थे, और सेमल का भी, सेमल से जो सेमल का एक पेड़ होता है उससे रुई निकलती है, उसके भी धागे मिले हैं इनको खोजकर्ताओं को। जिससे यह सिद्ध होता है कि वे लोग जो है वस्त्र निर्माण से क्या सुपरिचित थे, यानी कि वस्त्रों का निर्माण होता था, यानी कि उनके द्वारा वो बनाते थे वस्त्रों को और पहनते थे। फिर लिखा है कि अनेक स्थलों पर क्या है, प्राप्त इन वस्तुओं के शिल्पियों के अतिरिक्त हमें इनाम गांव में कुंभकार यानी और धातुकार यानी धातु के बर्तन जो बनाएगा, हाथी दांत के शिल्पी जो हाथी दांत पे काम करता है, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्तें, जिनको क्या बोलते हैं, टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, जो मिट्टी से बने हुए खिलौने होते हैं और उनको आग में पका दिया जाता है, तो उनको बोलते हैं टेराकोटा, ठीक है। बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं, यानी इनको हमें पता चला कि ये सारे कारीगर भी होते थे उस टाइम पर। फिर ताम्रपाषाण अवस्था में जो अनाज हो गया, भवन, मृदभांड हो गया आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र का हो गया, एमपी का हो गया, राजस्थान का हो गया, फिर यहाँ पर बिहार का हो गया, बंगाल का हो गया, तो इनके में जो है दोनों के कामों में अंतर होता था, ठीक है। अनाज में बात करते हैं तो अनाज दोनों अलग अलग अनाज को उगाते थे। भवन की बात करते हैं तो दोनों के मकान जो होते थे अलग अलग प्रकार के बनते थे। मृदभांड की बात करते हैं तो वो भी जो है पोट्री भी जो है अलग अलग बनाते थे। वही लिखा हुआ फिर आगे, पूर्वी भारत जो है चावल उपजाता था, तो पश्चिमी भारत क्या करता था, जौ और गेहूं मुख्य रूप से। फिर तिथि क्रम से देखें यानी काल क्रम के अनुसार देखें तो मालवा और जो है, तो मालवा का क्षेत्र हो गया और मध्य भारत की कई बस्तियां जैसे कैथा हो गया, ठीक है, कैथा हो गया, एरन है, पहले की प्रतीत होते यानी ये पहले आई। जबकि जो पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करते हैं, यानी ये तो एमपी में हो गई आपकी, ये एमपी में है। और पूर्वी भारत की बस्तियां जो है बहुत बात की हैं, यानी तो पूर्वी भारत में कौन सा आएंगे, बिहार का क्षेत्र आएगा और पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र आएगा। फिर उनके शव संस्कारों यानी कि जो कोई किसी की मृत्यु होती थी तो उसके लिए जो शव संस्कार किया जाता था, और पूजा की पद्धति का क्या है, कुछ आभास मिलता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है हमें। महाराष्ट्र में जो है लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण में गाड़ते थे। तो पूछा गया है क्वेश्चन यहीं से, देखिए यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन कि जो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो लोग थे ताम्रपाषाण के लोग, वो शव को जो है किस दिशा में रखते थे, तो शव को किस दिशा में रखते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे, ध्यान रखना इसको। तो ये फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर हड़प्पाई लोगों की तरह जो है अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे हड़प्पा। तो यहाँ से एक फैक्ट क्या निकला हमारा, कि यहाँ से ये निकला फैक्ट कि हड़प्पा लोगों में क्या था, अलग अलग कब्रिस्तान होते थे, लेकिन यहाँ पे कब्रिस्तान अलग अलग ना होकर के एक साथ होते थे। कब्र में जो है मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो जब कोई मृत्यु होती थी उसके कब्र में जो साथ में हड्डियां और कुछ तांबे के जो औजार होते थे उनको भी रखते थे।
जो जाहिर है कि परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। यानी कि इससे ये साबित होता है कि उनका विश्वास था कि जो मृत्यु के बाद जो भी परलोक में व्यक्ति जाता होगा तो ये उनके परलोक में इनके काम आएंगे, ऐसी उनकी सोच थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मिट्टी की जो स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्र पाषाण युग के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। तो मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो किसकी बनी हुई, मुख्य रूप से स्त्री की। तो स्त्री मूर्तियों की वजह से माना जाता है कि उस समय जो सभ्यता थी कैसी थी, मात्र देवी यानी कि माताओं को जो है केंद्र में रखते थे, यानी कि स्त्रियों को केंद्र में रखते थे वो लोग, तो उनकी पूजा करते थे। फिर कई कच्ची मिट्टी के हैं नग्न मूर्तिकाएं भी हैं, उनकी भी पूजा होती थी। इनाम गांव में मात्र देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाले ऐसी प्रतिमा से मिलती है, जो यानी कि जैसे पश्चिमी एशिया जो है वहाँ पे इस तरह की मूर्तियाँ बनती थी, तो उसी टाइप की है। फिर मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं, यानी कि जो वृषभ एक जानवर का नाम है, तो वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी कि सांड, जो कुबड़ वाला सांड होता है जिसमें कुबड़ निकला होता है, उसको बोलते हैं वृषभ, धार्मिक पंथ का प्रतीक था। फिर आगे देखते हैं, बस्ती के ढांचों और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्र पाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। ठीक है, महाराष्ट्र में पाई गई कई जोरवे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम यानी कि ऊंच नीच का क्रम, यानी कि अमीर वर्ग गरीब वर्ग इस टाइप का दिखाई देता है। कुछ बस्तियां तो 20 हेक्टेयर तक की बड़ी हैं, जबकि कुछ केवल 5 हेक्टेयर या उससे भी छोटी, यानी कि कुछ बस्तियां जो हैं वहाँ पे बड़ी हैं और कुछ बस्तियां कैसी हैं, बहुत ही छोटी हैं वहाँ पर। तो असमानता को ये दिखाने लगा है वहाँ पर। फिर आगे क्या दे रखा है, इससे क्या साबित होता है, इससे द्विस्तरीय यानी कि 2 स्तर निवास का आभास मिलता है। बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ है कि बड़ी बड़ी बस्तियों का दबदबा छोटी छोटी बस्तियों पर रहता था, लेकिन बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकानों में रहते थे, और गोल झोपड़ियों में रहने वाले जो गोल झोपड़ों में रहते थे उन पर क्या करता, प्रभुत्व रखते थे, यानी कि वो उन पे शासन चलाते थे। इनाम गांव में जो है शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः कहाँ रहता था, केंद्र स्थल में यानी सेंट्रल में रहता था। इससे निवासियों के बीच क्या है, सामाजिक दूरी जाहिर होती थी। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उनको दफन किया गया है। ठीक है, जबकि अन्य बच्चों की जो है कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। इनाम गांव में क्या एक वयस्क आदमी मृतभांड, और तो इससे क्या बात हो रहा है कि समाज में जो है, समाज में असमानता फैल गई थी, यानी उस समय असमानता थे। तो वही लिखा है, कुछ तांबे के जो है साथ दफनाया गया। और आगे दे रखा है, कैथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ, जो अलग टाइप की एकदम थी, यूनिक टाइप की, उसको साथ में दफनाया गया। तो इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए, यानी कि इससे ये हुआ कि कुछ वर्ग है वो अमीर वर्ग है जिनके पास कुछ विशेष चीज़ें हैं, और कुछ वर्ग हैं जो गरीब वर्ग है जिनके पास कुछ वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय समाज में जो है कैसा था, असमानता हो गई थी। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि ताम्र पाषाण काल की जो समाज था वो समानता के आधार पर सिद्धांत पर रहता था, गलत, असमानता थी वहाँ पर। ठीक है, फिर यह स्पष्ट है कि जिनके पास ये वस्तुएं थी वे धनी थे, तो जाहिर सी बात है जिनके पास ये स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर होंगे वो अमीर वर्ग ही होगा। फिर तिथि क्रमिक दृष्टि से जो है गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। तो देख लेते हैं, यह राजस्थान में खितरी ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। इस क्षेत्र से क्या है, खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैं। क्या निकला है, तीर के नोक निकले हैं, बर्छे के फल निकले हैं, और बसियां हैं, सेल्ट है, कंगन है, छेनी आदि, ये सब तांबे से बनी हुई चीज़ें निकली हैं यहाँ से। इनमें से कुछ आकृतियां जो हैं सिंधु स्थलों में मिली इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती हैं, यानी जो सिंधु सभ्यता में मिली हुई आकृतियां हैं जो आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में, तो उससे मिलती जुलती देखी गई हैं।
फिर पकी मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है, यानी कि ऐसी चीज़ें इस समय यानी कि इस काल में जो है ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जो सिंधु सभ्यता से क्या है मिलती जुलती हैं। फिर इस स्थान में जो है बहुत से क्या है पत्थर के छोटे छोटे औजार भी हैं। तो वही लिखा हुआ है, इस स्थान में जो है बहुत से पत्थर के छोटे छोटे औजार जिसको क्या बोलते हैं माइक्रोलिथस मिले हैं, जो ताम्र पाषाण संस्कृति के क्या है परिचायक हैं। क्योंकि पत्थर के औजार किस सभ्यता से हैं संबंधित, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ गैरिक मृदभांड यानी OCP भी पाया गया है, और यह लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा जाता था, और मुख्यतः जो है कलश की शक्लों में होता था, यानी कलश के आकार में होते थे। चूँकि गणेश्वर के जमाव को जो है 2800 से लेकर 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है, टाइम पीरियड है, इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं जो है परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की हैं, यानी कि उससे पहले की हैं। फिर गणेश्वर मुख्यतः जो है हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो ध्यान रखिए गणेश्वर जो है एक क्षेत्र है जहाँ पे तांबे की खानें हैं, और यहाँ से जो है हड़प्पा को जो है हड़प्पा संस्कृति को तांबा प्राप्त होता था, तांबे की वस्तुएं जो है प्राप्त होती थी। पर उससे उसने कोई खास तत्व प्राप्त नहीं किया, नहीं, लेकिन गणेश्वर ने हड़प्पा संस्कृति से कुछ नहीं सीखा। कहने का मतलब गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे, यानी कृषि करते थे और शिकार करते थे। यद्यपि उनका मुख्य शिल्प क्या है तांबे की वस्तुएं बनाना था, तथापि वे वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में था। ठीक है, तो यानी कि उनके संपर्क में थे ये लोग, लेकिन जिस तरह हड़प्पाई अर्थव्यवस्था थी उस तरह की ये उनके तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाए। अतः क्या है, अतः गणेश्वर की पुरा वस्तुओं को वास्तविक गैरिक मृदभांड ताम्र निधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, यानी कि उसको हड़प्पाई संस्कृति नाम मानकर क्या माना हमने है, प्राक हड़प्पाई ताम्र संस्कृति कहा जाता है, जिसकी भित्ति पर क्या है परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई, यानी इसके बाद ही जो है हड़प्पाई संस्कृति का विकास हुआ। तिथि क्रम की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो भारत में जो है ताम्र पाषाण बस्तियों की कई श्रृंखलाएं हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पर जो है इनका विकास हुआ है। कुछ प्राक हैं तथा कुछ हड़प्पाई हैं, यानी कुछ प्राक यानी पहले से हैं पहले की हैं, कुछ जो है हड़प्पा काल से हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं तथा कुछ हड़प्पोत्तर है, यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद की हैं। फिर हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के प्राक हड़प्पीय स्तरों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिंधु सभ्यता से पृथक किया सके, यानी कि इनमें अंतर किया जा सके। फिर इस तरह जो है राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा की जो बनावली की प्राक हड़प्पी अवस्था जो है स्पष्टता ताम्र पाषाणिक है। तो यानी जो वहाँ पे जो हड़प्पा संस्कृति पाई जाती है वो कौन सी है, ताम्र पाषाण काल की है, वो ताम्र पाषाणिक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर यही बात जो है पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में है, तो यही बात पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोट दीजी स्थल, तो कोट दीजी स्थल कहाँ है, कभी आप पढ़ेंगे आगे चल के सिंध हड़प्पाई सभ्यता में, तो वहाँ पे आएगा कोट दीजी स्थल। तो हमेशा ध्यान रखिए ये पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। ठीक है, कोट दीजी स्थल के बारे में भी है। प्राक हड़प्पाई और हड़प्पोत्तर यानी हड़प्पा काल के बाद का ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ तथा हड़प्पा संस्कृति की समकालीन ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ भी उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती हैं। फिर क्या है, एक उदाहरण की बात करते हैं तो कैथा संस्कृति। तो कौन सी संस्कृति है ये, कैथा संस्कृति है। इसका टाइम पीरियड क्या है 2000 से लेकर के 1800 की, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। ठीक है, इसके मृत भांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण हैं, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कई हड़प्पाई जो हैं ताम्र पाषाणीय संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति के नागरिकोत्तर अवस्था से प्रभावित हैं।
कई जो अन्य ताम्र पाषाण जो संस्कृतियां हैं वो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से उम्र में क्या है छोटी होते हुए भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं है। ठीक है, जैसे बात करते हैं नवदा टोली की, आयरन हो गया, नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। ये अलग है हड़प्पा संस्कृति से, लेकिन फिर भी जो है जोरवे संस्कृति जो अंशतः जो है विदर्भ और कोंकण को छोड़ सारे महाराष्ट्र में छाई हुई यानी फैली हुई है, उसके बारे में भी यही बात है। ठीक है, वो भी यानी अलग है, पृथक है हड़प्पा संस्कृति से। फिर देश के दक्षिणी और पूर्वी भाग में ताम्र पाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र हैं, यानी कि इन पर जो है इन बस्तियों पर जो है हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा। फिर दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं, दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद लगातार चलती हैं। विंध्य क्षेत्र की बात करते हैं तो विंध्य क्षेत्र हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल की जो ताम्र पाषाण बस्तियां हैं भी हड़प्पा संस्कृति से असंबंधित, यानी कि उनका कोई संबंध उनसे नहीं पाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह स्पष्ट है कि यहाँ पे यानी कि यह स्पष्ट हो गया है कि कई प्रकार की जो प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृतियां जो हैं सिंध हो गया, पाकिस्तान का जो है बलूचिस्तान हो गया, राजस्थान भारत में है, आदि प्रदेशों में जो है कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक हुई, यानी कि उसको कृषक समुदाय को प्रेरित किया और उनसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर बने। तो यानी कि यहाँ पर जो पहले क्या हुआ, कृषक का प्रसार हुआ, उसके बाद जो है नगरी सभ्यता का क्या हुआ, उदय हुआ। इस प्रसंग में जो है सिंध यानी जो पाकिस्तान में है के अमरी और कोट दीजिए, ये भी कहाँ है, यहीं पर सिंध में ही है वो पाकिस्तान के, तथा राजस्थान के जो कालीबंगा हो गया, गणेश्वर हो गया का भी नाम लिया जा सकता है। प्रतीत होता है कि जो ताम्र पाषाण युग के कुछ कृषक हैं समुदाय यानी कुछ कृषक समुदाय जो है सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में क्या हुए, सफल हुए। चलिए आगे देखते हैं। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में जो है ताम्र पाषाण संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई। ठीक है, यानी कि ताम्र पाषाण संस्कृतियां जो 1200 ईसा पूर्व या फिर 1000 के आसपास आते थे लुप्त हो गई, यानी समाप्त हो गई। केवल जोरवे यानी जो महाराष्ट्र की है जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। फिर भी देश के कई भागों में जो है ताम्र पाषाण युगीन काले व लाल मृदभांड का बनना ऐतिहासिक काल में भी ईसा पूर्व दूसरी सदी तक जारी रहा, परंतु कुल मिलाकर मध्य तथा पश्चिमी भारत की जो आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति तथा उनकी ताम्र पाषाण संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों यानी कि लगभग 400 से लेकर के 600 साल का व्यवधान रहा होगा, यानी कि इनमें ट्रांजिशन रहा होगा। पश्चिमी भारत और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी भारत हो गया और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है ताम्र पाषाण बस्तियों के लुप्त, तो ताम्र पाषाण जो बस्तियां थे उनके लुप्त होने का कारण जो है 1200 ईसा पूर्व के बाद से क्या माना गया है, वर्षा की कमी मानी जाती है। तो ये कभी भी पूछा जाए कि क्यों लुप्त हो गई थी ताम्र पाषाण काल की जो एमपी में फैली थी, महाराष्ट्र में फैली हुई थी, तो वहाँ पे वर्षा की कमी मानी जाती है। वर्षा की कमी होने की वजह से ये संस्कृति लुप्त हो गई। पर मध्य गंगा का क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में ये बस्तियां बाद तक चलती रहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में ताम्र पाषाण युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में थे जहाँ सूखे मौसम में जमीन गोड़ना कठिन होता था। तो अगर काली मिट्टी वगैरह जो है सूखे मौसम में जो है यहाँ पे जमीन की खुदाई करना कठिन होता है, अतः वे अपनी जमीन खोदने वाले डंडे के सहारे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सके, यानी कि खेती नहीं कर पाए, सूखा पड़ गया और उसके बाद में जमीन में फसल उगाना कठिन हो गया। फिर लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में जो खासकर पूर्वी भारत में है, ताम्र पाषाण अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के क्या है लौह अवस्था आधम की, यानी कि लौह अवस्था का विकास हो गया और उसने धीरे धीरे लोगों का पूरा खेतिहर बना दिया, यानी कि खेती करने लगे, क्योंकि लोहे से जो है खेती करना क्या हो गया, आसान हो गया। फिर यही बात जो है मध्य गंगा के मैदान में स्थित ताम्र पाषाण संस्कृतियों पर भी लागू होती है। तो इसी प्रकार जो है
जो दक्षिणी भारत के कई स्थल जो हैं, जो ताम्र पाषाण संस्कृति ने जो है लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। ठीक है, तो इसी तरह जो है दक्षिण भारत के जो कई स्थलों पर ताम्र पाषाण संस्कृति रह रही थी, उसने बाद में लोहे का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया और महापाषाण संस्कृति का रूप उसने ले लिया। फिर देखिए आगे दे रखा है कि ताम्र पाषाण जो है वो अवस्था का महत्व क्या है। तो ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व देख लेते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ प्रायः देश भर में प्रायः ताम्र पाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में नहीं रहते थे, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान जो होते और वहाँ पे घने जंगल होते थे उन क्षेत्रों में नहीं होते थे। और इसके अलावा हर जगह मिलते थे। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में भी जलाशय के किनारे जो है कई ताम्र पाषाण बस्तियाँ मिलती हैं, क्योंकि पानी चाहिए होता है ना किसी भी मानव के लिए। तो मानव को पानी चाहिए होता है जिस खेती ताकि कर सके, अपना जीवन जी सके। इसीलिए जो है जो मैदानी क्षेत्र में जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था जलाशय थे वहाँ पर जो है कई ताम्र पाषाण बस्तियाँ वहाँ पर मिलती हैं। पर सामान्यतः जो है ताम्र पाषाणी के लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए। ठीक है, तो पहाड़ से क्या लेते थे, वो पत्थर चाहिए होता था उनको, ठीक है, औजार बनाने के लिए, और नदी भी चाहिए पानी के लिए। तो पहाड़ी और ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे पहाड़ भी नज़दीक में हो और नदी भी हो, तो वहाँ पे ही रहते थे मुख्य रूप से। फिर जैसा कि पहले बताया जा चुका, ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। जान पड़ता है कि इनमें से अधिकतर लोग जो है तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। तो तांबे के पिघलाने की भी कला का क्या है विकास हो गया था, ऐसा हमें प्रतीत होता है। फिर क्या है आगे, पर मध्य गंगा क्षेत्र की जो ताम्र पाषाण संस्कृति में तांबे के औजार बहुत कम मिलते हैं, यानी कि लेकिन जो मध्य गंगा क्षेत्र का जो हो गए यहाँ पे जो ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग जो थे वो तांबे का औजार बहुत ही कम मिले हैं वहाँ पर। फिर पश्चिमी भारत और जो मध्य भारत की संस्कृतियाँ हैं, यानी कि महाराष्ट्र और MP की बात हो रही है, की संस्कृतियों में वे अधिक मिलते हैं। लगभग सभी ताम्र पाषाण समुदायों चाकों पर बने काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। उनके विकास की प्राक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृत भांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वे ही हैं, यानी कि ताम्र पाषाण काल के। वे पकाने, खाने, पीने और सामान रखने के लिए इन भांडों का यानी कि बर्तनों का प्रयोग करते थे। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में जो है नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्र पाषाण अवस्था में क्या है परिणित हो गई, यानी कि वो बदल गई उसमें। अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाण ताम्र पाषाण संस्कृति का नाम दिया गया, जो दक्षिण भारत में रहती थी। अन्य भागों में विशेष कौन सी हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान में जो ताम्र पाषाण काल की जो बस्तियां थी संस्कृति के लोग थे वो बाहर से आकर बसे हुए प्रतीत होते थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि बाहर से आकर के कोई वहाँ पे रहने लगा। फिर उनकी सबसे पुरानी बस्तियां जो है संभवतः जो है मालवा और मध्य भारत में थी, जैसे कैथा और ऐरन की बस्तियां। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां जो हैं बाद की मालूम होती हैं, और बिहार और बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ की बस्तियां और बाद में, यानी कालक्रम में ये सबसे बाद में यहाँ पे बसी होंगी या फिर इनका विकास हुआ होगा। फिर क्या है, सर्वप्रथम जो है ताम्र पाषाण जनों ने, ठीक है, जो यानी लोग हैं, यहाँ जन मतलब लोग, तो सर्वप्रथम जो है ताम्र पाषाण जनों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए, और वे नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात है उससे अधिक कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। विशेषकर वे पश्चिमी भारत में जौ हो गया, गेहूं हो गया, मूंग हो गया। फिर दक्षिण और पूर्वी भारत में बात करते हैं तो चावल पैदा करते थे। वे अन्न के साथ साथ क्या मांस और मछली भी खाते थे। पश्चिमी भारत में जो है पशुओं का मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत के भोजन में मछली और भात क्या है प्रमुख स्थान था वहाँ के खाने में। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में जो कैथा हो गया और ऐरन की, और पश्चिमी महाराष्ट्र के जो इनाम गांव हो गया कि बस्तियां किला बंद हैं। तो ये इनकी खास बात है कि ये बस्तियां कैसी थी, किले से बंद, यानी किले के रूप में थी, वो चारों तरफ से घेरी हुई थी। और फिर इसके बाद क्या आगे है, इसके विपरीत जो है पूर्वी भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर चिरांद हो गया, पांडु हो गया,
राजा डिब्बी की संरचना के अवशेष कम हैं। उनसे सिर्फ जो है खंभों, खाइयों और गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। शव संस्कार विधियां जो है वहाँ की भिन्न थी। महाराष्ट्र में जो है मृतक उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था मृतक को, किंतु दक्षिण भारत में जो है पूरब पश्चिम में, ठीक है, ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे जो शव को कैसे रखते थे, पूरब और पश्चिम दिशा में रखते थे, और जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण में। तो वही लिखा हुआ है, पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में क्या आंशिक समाधान, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बरियल, चलता था। तो ये अंतर है पूर्वी भारत में और जो पश्चिमी भारत में, तो ये अंतर है। आगे देख लेते हैं। आगे ये दे रखा है जो ताम्र पाषाण संस्कृतियों की दुर्बलताएं, यानी कि उनकी कमियां क्या रही, कमियां कमजोरियां क्या थी। तो ताम्र पाषाण युग के लोग जो है मवेशी मतलब भेड़ बकरी वगैरह पालते थे और उन्हें अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे। शायद वे पशुपालन मांस के लिए करते थे, दूध पीने के लिए या घी आदि बनाने के लिए उनको धोते नहीं थे। तो ताम्र पाषाण काल में जो है जो पशुपालन होता था तो मुख्य रूप से किसके लिए था, मांस के लिए था। दूध का इस्तेमाल वो नहीं करते थे, ठीक है। कई जनजातियों के लोग जैसे बस्तर के गोंड में मानते हैं कि पशुओं का दूध जो है केवल पशुओं के बच्चों के लिए है। आज भी उनकी ये प्रथा पाई जाती है, इसलिए वे दूहते नहीं थे, यानी दूध नहीं निकालते थे। इस कारण जो है ताम्र पाषाण युग के लोग जो हैं पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा पाए मतलब। फिर और ताम्र पाषाण, ये इनकी दुर्बलता हो गई, दूसरी दुर्बलता। और ताम्र पाषाण युग के जो लोग थे वो मध्य और पश्चिमी भारत के काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे। गहन या विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए, यानी यहाँ पे इतनी अच्छी मिट्टी होने के बावजूद भी यहाँ पे खेती नहीं कर पाए, तो ये भी इनकी कमी रह गई। फिर लिखा हुआ है ताम्र पाषाण जो स्थल हैं, तो ताम्र पाषाण स्थलों में ना हल और ना फावड़ा ही पाया गया। वे अपनी जमीन खोदने वाले डंडे, तो डंडे यानी कि डिगिंग स्टिक बोलते हैं उसको, में पत्थर को छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे और इससे केवल झूम खेती कर पाते थे। यानी कि जिनके इन्होंने जो है फावड़े वगैरह का आविष्कार नहीं कर पाए ये, तो ये कमी रह गई। ऐसी खनन यष्टि से तो केवल राखों में ही खेती संभव थी, यानी कि ऐसी स्थिति में डंडे से कहाँ खेती कर पाएगा कोई, कैसे मिट्टी को खोद पाएगा फिर, ठीक है। तो ये कमी रहेंगी। फिर काली मिट्टी में गहन और व्यापक खेती के लिए जो लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था, जिनका स्थान जो है ताम्र पाषाण संस्कृति में था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम लोहे की खोज ही नहीं हुई थी। फिर पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले जो है ताम्र पाषाणिक लोगों की भी यही कठिनाई थी, वहां पर भी जो है यही सेम समस्या थी वहां पर। आगे दे रखा है कि जो पश्चिमी भारत में जो है बड़ी संख्या में बच्चों के समाधान जो है से ताम्र पाषाण संस्कृतियों की आम दुर्बलता प्रकट होती है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए भी बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी, यानी उस समय जो है मृत्यु दर जो थी बच्चों की बहुत अधिक थी। तो कैसे हो सकती है, कमी होगी ना खाना अनाज वगैरह की, तो पोषाहार की कमी हो गई, चिकित्सा के ज्ञान का अभाव हो गया, कोई महामारी का प्रकोप हो गया, तो इन सब के कारण ये हो सकते हैं, यानी इस सब की वजह से ये हुआ होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान ऐसा है। फिर जो भी हो, ताम्र पाषाण संस्कृति का जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा आयुवर्धक नहीं हुआ, यानी कि लंबे समय तक नहीं चला। ताम्र पाषाण संस्कृति तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। इसके जीवन की सारी अवधि में जो है तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा और धातु के रूप में तांबा कुछ सीमित ही काम दे सकता था। जो भी तांबा का बना औजार लचीला होता है। तांबे के औजार की सबसे बड़ी कमी क्या है, वो बहुत लचीला होता था, तो कठोर लकड़ी नहीं काट सकते हैं, कठोर मिट्टी को आप नहीं जुताई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कमी थी तांबे की। फिर लोग तांबे में जो टिन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे उस टाइम पर, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता है। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से जो है क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी में भी जो है प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में क्या बड़ी सुविधा मिली थी। यानी कि इनको कांसे का जो है आविष्कार नहीं कर पाए थे, उनको जानकारी नहीं थी, और जो तांबा था वो उतना उपयोगी नहीं था कि एक बहुत विकसित जो है सभ्यता का विकास कर सकें। फिर आगे दे रखा है कि ताम्र पाषाण युग के जो लोग हैं लिखने की कला नहीं जानते थे।
तो अगली दुर्बलता कमी क्या इनकी है, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता था और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग जो है नगरवासी हो गए थे। फिर सभ्यता के ये सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांशतः जो है ताम्र पाषाण संस्कृतियां उम्र में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। तो भारत में जब हम उनका काल क्रमानुसार देखते हैं तो जो बस्तियां हैं ताम्र पाषाण काल की वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। फिर भी ये संस्कृतियां जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं उठा पाई। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है कि ताम्र निधियां और गैरिक मृदभांड अवस्था। तो 40 से भी अधिक ताम्र निधियां, ताम्र निधि का मतलब ताम्र उपकरणों के जखीरे, यानी कि बहुत सारे एक साथ होना, जिनमें अंगूठी हो गया, सेल्ट हो गया, कुठारी हो गया, खड़ग हो गया, हारपुन हो गया, शूल हो गया, आदमी जैसी मूर्तें आदि चीजें जो हैं पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर के पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में जो है संपूर्ण भारत में जो है इनका पाया गया है। आंध्र प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई, यानी इनको क्या बोलेंगे, ताम्र निधियां। सबसे बड़ी जो है निधि कहाँ मिली है, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें जो है 424 तांबे के औजार और हथियार हैं तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। लेकिन इन ताम्र निधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित हैं। तो मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित हैं, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं दोआब। अन्य क्षेत्रों में जहाँ तहाँ तांबे के हारपुन, दुसंगी तलवार और मानव मूर्तियां मिलती हैं। ये शिल्प वस्तुएं कई तरह के काम देती थीं। ये केवल मछली पकड़ने, शिकार करने या लड़ाई करने के लिए नहीं थी, बल्कि शिल्प कर्म और कृषि कर्म के लिए भी थी। यानी कि कृषि में भी इनका इस्तेमाल था और शिल्प यानी कि कोई भी चीज़ बनाने में इनका इस्तेमाल होता था। इन उपकरणों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि तांबे के जो है कारीगरों को अच्छी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और वे वस्तुएं खानाबदोश लोगों या आदिम कारीगरों की कृति नहीं हो सकते, यानी वो अच्छे कारीगर हुआ करते थे। फिर क्या है, आगे देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 स्थान में जो है खुदाई हुई है। इनमें से कुछ वस्तुएं जो है गैरिक मृदभांड और कच्ची मिट्टी के घर द्वारों के साथ मिले हैं। एक स्थान में जो है कहीं कहीं पकी हुई ईंट के टुकड़े भी पाए गए हैं। खुदाई में पत्थर के औजार भी मिले हैं। इन बातों से यह प्रकट होता है कि ताम्र निधियों में पत्थर के औजारों के साथ मिले तांबे के इन उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग स्थायी जीवन बिताने वाले थे और उन ताम्र पाषाण कृषकों और शिल्पियों में थे जो दोआब के एक बड़े भाग में क्या सबसे पहले बसे थे। ठीक है, फिर अधिकांश जो गैरिक मृदभांड हैं वो स्थल दोआब के ऊपरी हिस्सों में पड़ते हैं, लेकिन छुटपुट जो है ताम्र निधियां जो हैं बिहार और अन्य प्रदेश में पठार क्षेत्रों में भी मिलते हैं। बहुत से जो है ताम्र स्लेट जो है राजस्थान के खतरी अंचल में भी पाए जाते हैं। तो ये विस्तार दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे जो है तांबे से बनी हुई वस्तुएं जो है पाई जाती हैं, उनका विस्तार कहाँ कहाँ है। आगे दे रखा है कि गैरिक मृदभांड संस्कृति, ठीक है, गैरिक मृदभांड संस्कृति जो है का काल 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर जो है मोटे तौर पर 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। जब गैरिक मृदभांड बस्तियां समाप्त हुई उस समय जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती हैं। हमें काले व लाल मृदभांड वाले लोगों की कुछ बस्तियों का अस्तित्व मालूम है, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है और पुरावस्तुएं इतनी कम हैं कि उनसे लोगों के सांस्कृतिक साधनों की कोई स्पष्ट और विशिष्ट छवि नहीं मिलती है। यानी कि उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हुई ताकि हम अनुमान लगा सकें उनके बारे में। जो भी हो, दोआब के ऊपरी भाग में गैरिक मृदभांड वाले लोगों के उदय के साथ ही बस्ती आरंभ होती है। हरियाणा और राजस्थान की बात करते हैं तो सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में जो है गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है, जो 1.1 मीटर है। फिर भी प्रतीत होता है कि किसी भी स्थान में ये बस्तियां लगभग 100 बरस से अधिक नहीं टिकी और ना ये आकार में बड़ी हैं, ना तो विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं, यानी बहुत ही छोटे क्षेत्र में फैली हुई हैं।
फिर क्या है, पता नहीं कि ये बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त हो गई, इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें कोई। कहा जाता है कि एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आने और उसके बाद वहां जल जमाव हो जाने के कारण वह इलाका मनुष्य के निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है गैरिक मृदभांड के गठन में जो अभी ढीलापन पाया जाता है वह दीर्घ काल तक पानी में रहने के कारण हो सकता है। गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पाई लोग के कनीय समसामयिक थे और वे जिस गैरिक मृदभांड वाले क्षेत्रों में रहते थे वह हड़प्पाई क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है, इसलिए हम गैरिक मृदभांड वाले लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पाई लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान कर सकते हैं। तो ये रहा उनके बारे में बताया गया है कि उनका संबंध हो सकता है हड़प्पाई लोगों से, लेकिन अभी इनका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है हमें, तो इसके बारे में केवल अनुमान ही लगाया सकता है। तो ये रहा आज का पहला लेक्चर, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से हमने देखा है ताम्र पाषाण काल के बारे में, और जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है वो तो हमने आपको बता दिया है, जो जो बताया है वो आप नोट कर लीजिएगा और फिर उसको वो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।